जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है फिजिक्स प्रैक्टिस सेट करके। उसके 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। काफ़ी सारे बच्चों ने पुराने सेट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उन सभी लोगों को बधाइयाँ। और जो नए बच्चे हैं वो सभी सेट्स के साथ जुड़े रहें। आज 5वां सेट है। यदि आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो उन सेट्स को जाकर देखिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चंस जो आपके लिए आ रहे हैं। ये एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं। तो खासकर डिफेंस एस्पिरेंट जितने भी हैं इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी एग्जाम्स के लिए। आइए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिजिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि भाई ए बॉल whose kinetic energy is E is projected at an angle of 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी है, E है। उसको हमने क्षैतिज के साथ किस एंगल से फेंका है बच्चों? 45 डिग्री के एंगल से साथ फेंका है। हमसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन किया गया। तो सबसे पहले तो बच्चों ये ध्यान देना, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होता है, वहां से आपको काइनेटिक एनर्जी किस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यदि हम देखें गौर से यहाँ पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई? किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के किसी एक पॉइंट से किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी एंगल के थ्रू क्या कर देना, उछाल देना, और वो अर्थ के दूसरे पॉइंट पर जब जाकर गिरता है तो इस वेलोसिटी को या फिर इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर। आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया था, इनिशियल वेलोसिटी u देकर क्या किया था, इसको फेंका था। किस एंगल पे फेंका था बच्चों? आपको एंगल बताया गया है। एंगल जो दिखाया गया वो कितना दिखाया गया है? 45 डिग्री। आपने 45 डिग्री के एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ क्या किया था, उछाला था। और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर आकर आपको क्या दिखाना है? इसका काइनेटिक एनर्जी दिखाना है। क्या दिखाना है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। जो कि पहले ई था, इसके हाईएस्ट पॉइंट पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आपको ये बताना है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर इसके हाईएस्ट पॉइंट पर इसके इनिशियल वेलोसिटी के कितने घटक बनाए जा सकते हैं? 2 घटक। एक हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा बच्चों? एक तो ऊर्ध्वाधर घटक और एक कौन सा? क्षैतिज घटक। यदि इसकी बात करें तो क्षैतिज घटक कौन सा होता है? यू कोस थीटा। यदि हॉरिजॉन्टल वे की बात करें तो क्या होता है? यू कोस थीटा। इसको हम बोलते हैं यू साइन थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यू साइन थीटा। अब बात करें हम यदि वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है इसकी बच्चों? क्या बताई गई वेलोसिटी? यू कॉस थीटा। यदि इसको हम Vx डिनोट करते हैं तो Vx इज इक्वल्स क्या है? यू कॉस थीटा। और काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला के ई इज इक्वल्स क्या होता है बच्चों? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। m इंटू वी स्क्वायर। इस v को Vx लिख सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू पुट किया जा सकता है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स 1/2 m Vx की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम? u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बड़ा आसान बन जाता है ये 1/2 m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे निकालते हैं इसको, तो के ई इज इक्वल्स क्या मिलता है हमें? 1/2 m यू स्क्वायर। ये तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बन गई भाई। 1/2 m यू स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी बन गई। कॉस स्क्वायर थीटा ने की कितने डिग्री? कॉस स्क्वायर थीटा 45 डिग्री दिया गया था। 45 का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो एक इस तरह से हमें रिप्रेजेंट होता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स कितना बचता है? 1/2 m यू स्क्वायर इंटू 1/2। 1/√2 का जब स्क्वायर किया जाता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 होगा, यानी कि 2 होगा। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी उसका कितना हो जाता है बच्चों? 1/2 हो जाता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी E/2 कौन सा ऑप्शन मैच करता है? आपका सी वाला ऑप्शन मैच करता है। यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर? काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर? E/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? E/2 हो जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना था, इनिशियल जो वेलोसिटी दिया था उस इनिशियल वेलोसिटी के कितने पार्ट्स डिवाइड करने थे? 2 पार्ट डिवाइड करने थे। एक हॉरिजॉन्टल पार्ट था, एक ऊर्ध्वाधर घटक था। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, किसका यूनिट होता है, तो हम सभी बच्चों को पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है बच्चों, एनर्जी का यूनिट होता है, ऊर्जा का यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल, हम सभी लोगों को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, या फिर अर्ग में इसका वैल्यू निकालें हम तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स 1.6 × 10⁻⁻12 अर्ग। कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻12 अर्ग। किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है और 8वें सेकंड में 1.2 मीटर की दूरी तय करती है तो त्वरण क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन। हमें क्या बोला गया है कि इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 1.2 मीटर इन द 8th सेकेंड देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हमें क्या बोला गया कि 8th सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, 1.2 मीटर। सबसे पहले तो nth सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SN इज इक्वल्स nth सेकंड में कितना, U + ½ A 2n-1। सिंपल सा फॉर्मूला दिया जाता है nth सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का। यहां से हम फॉर्मूला निकाल के ट्रेवल किया, डिस्टेंस हमें दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, 1.2 मीटर। Sn का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास, 1.2 मीटर। इसको आगे बढ़ाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, चूंकि रेस्ट से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, काय से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। 1/2 × A तो हमें फाइंड करना है, 2 × कौन से सेकंड में ट्रेवल किया था डिस्टेंस उसने, 8th सेकंड में, 8 - 1। यदि इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्या आता है, 1.2 इज इक्वल्स A/2, ये कितना होता है, 8 × 2 = 16 - 1 15, कितना आता है 15। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें 15। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 1.2 इज इक्वल्स 15A/2 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 15A/2 लिखा जा सकता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है तो ए का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है बच्चों, 1.2 × 2/15, 1.2 × 2/15, जिसको 1.2 × 2 करते हैं तो कितना आता है, 2.4, 2.4/15 जब सॉल्व किया जाता है। चाहें तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, और इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या वैल्यू मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 24 1 एंड अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है बच्चों, 0.16, कितना मिलता है बच्चों, 0.16। इसका कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा जब आप 0 हटाएं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे, बड़ा आसान से कैलकुलेशन हो जाएगा। जो वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 0.16 मीटर/सेकंड²। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बच्चों जब आप पॉइंट हटाएंगे, इसका कैलकुलेशन बड़ा आसान होगा। और क्या बताएगा वैल्यू आपको, 0.16 मीटर/सेकंड²। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया गया, अ बॉडी इज थ्रो अपवर्ड एंड रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट एट दैट पोजीशन, यानी कि एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब यह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है। जब यह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो इस स्थिति में क्या होगा। हम सभी बच्चों को पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, तो मैक्सिमम हाइट पर इसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से, ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि इसका वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी कैसा है बच्चों, 0 है। सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया, इट्स वेलोसिटी इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, इसका एक्सेलरेशन जो होगा मैक्सिमम होगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया, इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम, इसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, वेलोसिटी के बारे में बात नहीं की गई। फोर्थ ऑप्शन दिया गया, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान देना बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो किसके अंडर काम करने लगता है, वो ग्रेविटी के अंदर काम करने लगता है। किसके अंतर्गत काम करने लगता है, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत काम करने लगता है। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जब कोई ऑब्जेक्ट काम करता है तो उसके ऊपर लीनियर एक्सेलरेशन काम ना करते हुए कौन काम करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। इन द सेंस कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि इसका वेलोसिटी तो 0 है, इसका वेग तो 0 है, परंतु इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा, जिसका वैल्यू कितना दिखाया जाता है, 9.8 मीटर/सेकंड²। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साम्यावस्था का आवश्यक गुण क्या है, इसेंशियल
यदि हम साम्य अवस्था की बात करें, इक्विलिब्रियम की अवस्था की बात करें, तो इससे पहले वाली जो सीरीज हुई थी या इससे पहले वाले जो टॉपिक्स मैंने कवर किए उनमें बताया गया आपको इक्विलिब्रियम की पोजीशन किसे कहते हैं, साम्य अवस्था की कंडीशन किसे कहते हैं। साम्य अवस्था में क्या होता है बच्चों, जब सब तरफ से किसी बॉडी पर लगाया गया फोर्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला इसका वेट फोर्स किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका कौन सा रिएक्शन फोर्स होगा, ये सब जब बैलेंस कंडीशन में होते हैं। सपोज करिए किसी बॉडी को नीचे की तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, ऊपर की तरफ इसको 5 न्यूटन के फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये बॉडी किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाती है। काय में आ जाती है बच्चों, बैलेंस्ड कंडीशन में। और बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में चूंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो वेलोसिटी जब जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। कहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर सकते हैं, मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो, मोमेंटम तो जीरो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी यदि जीरो है, लेकिन यहां पे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन शून्य होता है, यानी कि त्वरण क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा, बी वाला ऑप्शन मैच करेगा। क्या बोलेंगे, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चूंकि मास है बॉडी के पास, क्या है बच्चों, मास है, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ नहीं पढ़ेंगे। हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज, यानी कि स्थैतिक घर्षण जो होता है वो क्या होता है। हम सभी लोगों को पता है स्थैतिक घर्षण जो होता है वो गतिज घर्षण के बराबर भी हो सकता है और गतिज घर्षण से कम भी हो सकता है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन के बराबर भी हो सकता है और रोलिंग फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है। या डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें हम, तो ऑलवेज लेस देन टू डायनामिक फ्रिक्शन, आई ऑलवेज लेस देन टू डायनामिक फ्रिक्शन, नहीं ये तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। सेकंड कंडीशन कौन सी बच्चों, सॉरी फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई, इक्वल्स टू डायनामिक फ्रिक्शन। हाँ इक्वल तो होता है, गतिज घर्षण के तुल्य होता है, गतिज घर्षण के बराबर होता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया हमें ऑलवेज लेस देन टू डायनामिक फ्रिक्शन, सेकंड वाला ऑप्शन मैच नहीं करता है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया गया, ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन, ऑलवेज नहीं होता है, हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन, सम टाइम ग्रेटर एंड सम टाइम इक्वल्स टू डायनामिक फ्रिक्शन, यानी कि कभी कभी गतिज घर्षण के बराबर भी होता है और कभी कभी गतिज घर्षण से कम भी होता है। हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में Fs इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, हम कौन से फ्रिक्शन के साथ मैच कर रहे हैं, डायनामिक फ्रिक्शन के साथ। तो ये वाला रिलेशन हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, कभी कभी ज्यादा भी होता है और कभी कभी इक्वल्स भी हो सकता है। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 6th क्वेश्चन दिया गया हमें कि भाई एक क्षैतिज व घर्षण रहित मेज पर रखे एक ठोस गुटके से एक गोली टकराती है। कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई गुटका रखा हुआ है, उससे कोई गोली टकराती, कोई बुलेट टकराती है एवं इसमें धंस जाती, इसी में रुक जाती है। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या संरक्षित रहेगा, क्या कंजर्व्ड रहेगा। अ बुलेट हिट्स एंड गेट्स एम्बेड in a solid block resting on a horizontal frictionless table. What is conserved? क्या संरक्षित रहेगा यदि वो गोली किसी ब्लॉक में टकराकर उसी में धंसी रह जाए, तो क्या संरक्षित रहेगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे पढ़ना होगा क्या बच्चों, यदि हम बात करें मोमेंटम की, यदि हम बात करें किसकी, मोमेंटम की, या इसके अलावा बात करें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए, काइनेटिक एनर्जी दिया गया, मोमेंटम दिया गया, ओनली मोमेंटम दिया गया है, नाइदर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनमें से कुछ नहीं दिया गया या इनमें से कोई भी मैच नहीं करे, इस तरह के ऑप्शन की यदि हम लोग बात करें। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना पड़ेगा किसकी तरफ, भाई यदि हम बात करें कोलिजन की, किसकी बात करें बच्चों, कोलिजन की, संघट्ट की बात करें, तो बेसिकली जो कोलिजन होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों, कोलिजन 2 टाइप का होता है। पहला होता है प्रत्यास्थ, जिसे हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रत्यास्थ, जिसे हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैसे रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं बच्चों, कंजर्व्ड रहते हैं। और सेकंड वाला जो होता है कौन सा होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है। कौन सा होता है बच्चों, अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड नहीं रहती है, लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्या होता है बच्चों, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है, यदि कोलिजन को हम पहचान ले तो हम बता पाएंगे कि क्या चीज़ कंजर्व रहने वाली है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कोई ब्लॉक था, उस ब्लॉक के अंदर कोई बुलेट जो गई है और बुलेट जो है इस ब्लॉक के अंदर धस के रह गई है, धस के रह गई अर्थात इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। वेलोसिटी जीरो हो गया इन द सेंस इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, जीरो हो गया है।
काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रह नहीं सकती, तो रहेगा कौन फिर कंजर्व, केवल मोमेंटम। कौन कंजर्व रहेगा, केवल मोमेंटम। मोमेंटम अकेला ऐसा रहेगा जो इसमें क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चों, जीरो हो गई है। अगली बात करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, केवल संवेग, मोमेंटम अलोन। 8th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमें दिया गया है डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्यू आर, यानी कि जो टॉर्क होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती है। सबसे पहले तो टॉर्क पता करना पड़ेगा, टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है, टॉर्क कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, टॉर्क कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण टॉर्क से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स इनटू लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। यदि फोर्स को हम बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बच्चों, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यदि इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ चलते हैं तो फोर्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, कितना होता है, ML_T-2 या M1L1T-2, और लेंथ का जो होता है वो क्या होता है, L1 होता है। यदि इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम तो L² हो जाता है। क्या बनता है बच्चों, मोमेंटम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-2। कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, M1L2T-2, सेकेंड वाला ऑप्शन। बच्चों जब भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो, जब भी हमें क्या बनाना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो, विमेय सूत्र बनाना हो, इसकी डायमेंशंस दिखानी हो, हम लोगों को उस वर्ड का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स इनटू लेंथ तो जो होता है क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कैपिटल G का प्रायोगिक मान दिया था, यानी कि वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ G। यानी कि कैपिटल G क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू किसने दिया था, कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, कैवेंडिश ने दिया था। कैवेंडिश ने सबसे पहले किसका वैल्यू दिया था, कैपिटल G का। और कैपिटल G का वैल्यू कितना बताया था, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर। क्या दिया गया था बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर। कितना दिया गया था वैल्यू, 6.67 × 10⁻⁻11। कितना दिया गया था बच्चों, 6.67 × 10⁻⁻11। तो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एक कैवेंडिश ने दिया था। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है। न्यूमेरिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन किस तरह से कि एक कार तय की दूरी का प्रथम 1/3 भाग 1/3 पार्ट V1, यानी जिसका वैल्यू कितना दिया गया, 10 km/h की चाल से दूसरा 1/3 भाग 20 km/h के, और अंतिम शेष 1/3 भाग कितनी चाल से दिया गया है, 60 km/h से। तो ध्यान देना बच्चों, एवरेज स्पीड की जब बात आती है तो एवरेज स्पीड के कुछ कंडीशन, स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केस में सबसे पहला केस तो क्या बनता है, यदि A और B दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट या दो प्लेस है, दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस का हाफ पार्ट किया जाए, यानी कि 1/2 और 1/2 दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो इस एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2v1v2/v1 + v2। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन किसी कंडीशन में यदि ऐसा हो कि A और B दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को 3 बराबर भागों में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि 1/3 पार्ट ये है, 1/3 पार्ट ये है, और 1/3 पार्ट ये है। जब इन तीनों पार्ट को जोड़ दिया जाता है तो कितना पार्ट बनता है, 100% पार्ट बनता है। यहाँ पे वैल्यू स्पीड जो है V1 है, यहाँ पे स्पीड जो है V2 है, यहाँ पे स्पीड जो है V3 है। तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड जो होती है बच्चों क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है 3v1v2v3/v1 × v2 प्लस v2 × v3 प्लस v3 × v1 इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं तो किस तरह से देखते हैं बच्चों, 3 × v1 कितना दिया गया है, 10 km/h, v2 कितना दिया गया है, 20 km/h, और v3 कितना दिया गया है, 60 km/h। अब यहाँ से मैच करते हैं v1 v2 को, तो v1 कितना 10 × 20 प्लस 20 × 60 प्लस 60 × 20, 60 × 10, 60 × 10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं इनको। तो क्या होता है एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 × 2। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 30 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों,
3 2 जा 16, 600 का मल्टीप्लिकेशन 6 में करते हैं कितना होता है 36,000। कितना होता है बच्चों 36,000। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 इंटू 60 1200 प्लस 6 इंटू 10 600। यदि इनको 600 यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश इस तरह से करते हैं बच्चों। वापस से मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। 10 इंटू 20 कितना 200 प्लस 1200 प्लस कितना हो जाएगा 600। इनको जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों एवरेज स्पीड 36,000 अपॉन 200 1200 1400 14 प्लस 16 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखते हैं तो 12 प्लस 6 18 20। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो 18 2 जा कितना होता है 16 36 होता है। कितना होता है किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर। क्या आती है स्पीड हमारे पास एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि ध्यान देना बच्चों, यदि मीटर पर सेकंड में स्पीड देता है तो आपको आंसर मीटर पर सेकंड में देता है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो आपको आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही देना है। क्लियर बच्चों, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन दिया गया है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ए लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज, यानी कि केशिकत्व के कारण द्रव का स्पर्श कोण क्या होता है। तो ध्यान देना बच्चों, केशिकत्व के कारण यानी कि कैपिलरी के कारण जो कॉन्टेक्ट एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों ऑप्टस होता है, यानी कि अधिक कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से क्या होता है अधिक होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है। कैपिलरी के एक्शन के कारण क्या होता है बच्चों, केशिकत्व के कारण जो द्रव का स्पर्श कोण होता है वो कितना होता है अधिक कोण होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेस विल इमिट लीस्ट हीट रेडिएशन, निम्न में से कौन सी सतह न्यूनतम विकिरण उत्सर्जित करेगी। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी सतह न्यूनतम विकिरण उत्सर्जित करेगी। तो हम सभी लोगों को पता है जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी बहुत अच्छे से क्या करती है हीट को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन एमिट नहीं कर पाती, कभी भी उत्सर्जित नहीं कर पाती। तो श्वेत वाली तो अच्छे से उत्सर्जित करेगी, श्वेत तथा खुरदुरी भी उत्सर्जित करेगी, काली तथा खुरदुरी भी उत्सर्जित करेगी, लेकिन जो कंप्लीटली ब्लैक है, जो पॉलिश्ड है ब्लैक से, वो कभी भी क्या नहीं करेगी बच्चों हीट को एमिट नहीं कर पाएगी। सबसे कम हीट एमिट कौन करेगा इनमें से, जो काली पुती हुई है। कौन पुता हुआ है बच्चों, काला पुता हुआ है, ब्लैक कोटेड हुआ है, ब्लैक पॉलिश्ड हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया इन एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ ए गैस, गैस के रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है बच्चों। तो ध्यान देना एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है, हम सभी लोगों को पता है एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है कि भाई टेम्परेचर चेंज टू जीरो होता है। एडियाबेटिक एक्सपांशन में जो टेम्परेचर होता है वो चेंज टू क्या होता है बच्चों जीरो होता है। सॉरी टेम्परेचर चेंज टू नहीं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है चेंज टू जीरो होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो खुद वर्क करने लगती है। इंटरनल एनर्जी क्या करती है खुद वर्क करती है। जब इंटरनल एनर्जी वर्क करेगी तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा। जैसे समझिएगा यहाँ पे मैं एडियाबेटिक प्रोसेस समझाता हूँ आप लोगों को। एडियाबेटिक प्रोसेस इस तरह से कि दो पात्र हैं आपके पास, दो पात्र में यहाँ पर पहले लिक्विड इतना भरा हुआ था, इसका टेम्परेचर T1, इसका प्रेशर P1 और इसका वॉल्यूम V1 था। सेकेंड कंडीशन में जब एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ तो इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाता है। इस कंडीशन में इसका वैल्यू जब एक्सपांड करता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडियाबेटिक एक्सपांशन की। एडियाबेटिक एक्सपांशन में जब ऐसा होता है तो क्या होता है बच्चों, जब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है U1 होती है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होती है U1 और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है U2 है। तो ये जो एक्सपांशन हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। एक्सपांशन किसकी हेल्प से हुआ है, पहले वाले से इंटरनल एनर्जी का क्या किया गया है यूज किया गया। जब इंटरनल एनर्जी को आपने यूज किया तो इंटरनल एनर्जी का यूज करने पर इसका टेम्परेचर क्या होता है बच्चों डिक्रीज होता है, इट्स टेम्परेचर फॉल्स, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या होता है गिरने लगता है। इंटरनल एनर्जी का यूज करने के कारण इसका टेम्परेचर क्या होता है गिरता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, यानी कि एक खोखला आवेशित गोला निम्न में से किस पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो बच्चों सबको पता है यदि हॉलो स्फीयर है, क्या है बच्चों हॉलो स्फीयर है तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसके सरफेस पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं होता है, इंटरनल पार्ट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हम सब लोग बोलते हैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे भीतरी बिंदुओं पर, इंटीरियर पॉइंट पर ये क्या नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं करेगा
यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन से पॉइंट्स पर? भीतरी बिंदुओं पर, आंतरिक बिंदुओं पर, यानी कि इंटरनल पॉइंट्स पर, इंटीरियर पॉइंट्स पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि भाई कोई मेटालिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, यानी कि कोई धात्विक गोला है जिसपे समरूप तरीके से आवेश वितरित किया गया है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स पोटेंशियल सेम, यानी कि उसका पोटेंशियल सेम रखें और उसकी यदि रेडियस बढ़ा दें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, पहले आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से था, पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या था बच्चों? कुछ इस तरह से था। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E था, इसका पोटेंशियल V था। अब आपने क्या किया? इसका रेडियस कर दिया इंक्रीज, इसका क्या कर दिया? रेडियस इंक्रीज। रेडियस इंक्रीज किया तो इसका पोटेंशियल सेम रखा है, पोटेंशियल सेम रखा, लेकिन इसका रेडियस इंक्रीज कर दिया। जब रेडियस इंक्रीज किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने का कारण क्या है बच्चों? आपने वॉल्यूम, आपने पोटेंशियल तो क्या किया? कांस्टेंट रख लिया, लेकिन रेडियस क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया। और शेप का इफेक्ट होता है यहाँ पर, किसका इफेक्ट होता है? शेप का इफेक्ट होता है। आपने शेप चेंज किया है, उसका साइज चेंज किया है, साइज का इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्यधारिता बताना है। चित्र यहाँ पे बनाया नहीं गया है, डायग्राम में बना देता हूँ आप लोगों के लिए। डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है बच्चों। डायग्राम यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ पे दिया गया है, पॉइंट ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है? कोई कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफेराड है। यहाँ पे आपका दिया गया है पॉइंट बी, यहाँ फिर से एक कैपेसिटर लगाया गया है, यहाँ एक कैपेसिटर लगाया गया है और यहाँ भी एक कैपेसिटर लगाया गया है। सभी का कैपेसिटेंस कितना दिखाया गया है? 2 माइक्रोफेराड। कितना दिखाया गया बच्चों? 2 माइक्रोफेराड। जब सभी का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड दिखाया गया है तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। आपसे ए और पॉइंट बी के बीच में क्या पूछा गया है? इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कभी भी चार्ज डिवाइड नहीं होता। यदि ए पॉइंट से मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ए पॉइंट से Q1 चार्ज तो इधर जाता है और Q2 चार्ज इस डायरेक्शन में जाता है। मतलब ये दोनों तो रेस्पेक्टिवली कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्योंकि चार्ज डिवाइड कहाँ होता है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। डिवाइड कहाँ नहीं होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन Q2 को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो Q2 अंत तक पॉइंट बी तक क्या करता है? सिमिलरली एक ही वे पे जाता है, एक ही वे पे जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इन द सेंस में क्या कह सकता हूं कि ये वाला और ये वाला तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि मैं किसका बात करूं, किसकी बात करता हूं? कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो 1 बाय सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट जो होता है किस तरह से निकलता है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। कैसे निकलता है बच्चों? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यदि 1/C इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? 1/2 + 1/2 + 1/2, जो कि क्या बनता है? 3/2, जो कि क्या बनता है बच्चों? 3/2। लेकिन हमें 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सी इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए? सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट कितना निकलेगा बच्चों? 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3 माइक्रोफेराड। जब इन तीनों को सॉल्व कर दिया हमने तो डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड, ये रहा पॉइंट बी, और इन तीनों को सॉल्व किया तो इन तीनों को हमने रेस्पेक्टिवली यहाँ लगा दिया, जिनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 2/3 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में बच्चों? ये दोनों के इस कॉम्बिनेशन में इधर Q1 जाता है, इधर Q2 जाता है, मतलब दोनों में क्या हो रहा है? डिवाइडेशन हो रहा है चार्ज का। डिवाइडेशन चार्ज का कौन से कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल C1 + C2। जब C1 C2 निकालते हैं तो C1 का वैल्यू कितना दिया गया है? 2, और C2 का वैल्यू कितना दिया गया है? 2/3। जो वैल्यू आता है वो कितना आता है बच्चों? सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आता है कितना आता है? 3 × 2 = 6, 6 + 2 8/3 माइक्रोफेराड। कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा? 8/3 माइक्रोफेराड, 8/3 माइक्रोफेराड। कौन सा ऑप्शन होता है बच्चों? 8/3 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा इजी क्वेश्चन दिया गया है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया है कि द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ summation I = 0 and second law summation IR = 0
इज इक्वल समेशन ई यानी कि EMF वेयर द सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, यानी कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों, समेशन I इज इक्वल 0, और किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या दिया गया है, समेशन I इंटू आर इज इक्वल समेशन E, क्या दिया गया बच्चों, समेशन I इंटू आर इज इक्वल समेशन E, जहाँ पे इनके जो मीनिंग है वो यूजुअली रेस्पेक्टिवली जो मीनिंग होते हैं जो पहले से दिए गए हैं, यानी कि E जो EMF है, R जो रेजिस्टेंस है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये जो दोनों लॉ होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं, तो हम सभी लोगों को पता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो था वो किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ सेकंड लॉ तो था किस पे था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, आवेश तथा ऊर्जा के संरक्षण पर रेस्पेक्टिवली ये क्या करते हैं, बेस्ड होते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट पे डिवाइड रहता है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए टीन और सीसा दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है, टीन लीड एलॉय यूज किया जाता है। कितना परसेंट टीन होता है, कितना परसेंट सीसा होता है, कितना परसेंट टीन और कितना परसेंट लीड होता है, तो ध्यान देना 78 और 22 का रेशियो रहता है। 78 क्या होता है, टीन होता है, और 22 क्या होता है, सीसा होता है, लीड होता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों, टीन और लीड का यूज किया जाता है, यानी कि टीन और शीशे की मिश्र धातु यूज की जाती है जब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाते हैं। हमें बोला गया विभव मापी विभवांतर मापने का एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध होता है। पोटेंशियोमीटर इज सच एन apparatus whose effective resistance is, तो हम सबको पता है एक आदर्श विभव मापी बनाने के लिए, एक आइडियल पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों, इनफाइनाइट होना चाहिए। उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों, इनफाइनाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक आइडियल पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। जबकि एक आइडियल एमीटर बनाने के लिए उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इनके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, देखिएगा क्वेश्चन ये। तो क्या होना चाहिए, एक आइडियल पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, एक अतिचालक दर्शाता है ए सुपर कंडक्टर एग्जिबिट्स परफेक्ट, यानी कि इनमें से क्या दर्शाता है एक सुपर कंडक्टर। एक सुपर कंडक्टर किस तरह का होता है बच्चों, सुपर कंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो अतिचालक क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेजी से क्या करने देता है, अपने में से होकर बहने देता है, उसे क्या बोलते हैं, अतिचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अतिचालक बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो सुपर कंडक्टर किसका काम करता है, तो सुपर कंडक्टर किसका काम करता है बच्चों, प्रतिचुंबकत्व का काम करता है, डायमैग्नेटिज्म का काम करता है, यानी कि चुंबक से आसानी से अट्रैक्ट नहीं होता है, चुंबक की तरफ आसानी से अट्रैक्शन नहीं दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर से दिया गया, अच्छी चौक कुंडली के लिए क्या जरूरी होता है। फॉर अ बेस्ट चौक कॉइल इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, यानी कि चौक कॉइल के लिए क्या गलत है यहाँ से जो दिया गया है। तो ध्यान देना बच्चों, चौक कॉइल के लिए लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस होना चाहिए, ये तो सही स्टेटमेंट है। लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस चाहिए, नहीं कि निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध प्रेरकत्व चाहिए। पावर फैक्टर इज वेरी लेस, बिल्कुल सही बात है, यानी कि शक्ति गुणांक जो होता है बहुत कम होना चाहिए। कंज्यूम्स वेरी लेस पावर, बिल्कुल सही बात है, इसको वाटहीन धारा सिद्धांत पर आधारित किया गया है, यानी कि बहुत कम इसको क्या करना चाहिए, पावर यूज करना चाहिए, कंज्यूम। और चौथा ऑप्शन दिया गया है वेस्ड ऑन वर्कलेस, यानी कि वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए। तो ये चारों के चारों ऑप्शन मेरे को तो सही नजर आ रहे हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन चौक कॉइल के केस में मेरे को तो सही लग रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है और फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक बेस्ट चौक कॉइल के लिए कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो इनकरेक्ट है। तो कोई सा भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं, नन ऑफ दिस। ये सारे के सारे एक चौक कॉइल के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कोई भी चौक कॉइल बनानी है आपको, यानी कि चौक कुंडली बनानी है, तो आपको निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च प्रेरकत्व होना चाहिए, शक्ति गुणांक अल्प होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें वाटहीन धारा के सिद्धांत पर ही आधारित होना चाहिए। जब भी घरों में चौक कॉइल लगाया जाता है सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन मिरर में फॉर्म ए रियल इमेज, यानी कि एक समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण के परावर्तन में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा। सबको पता है जो प्लेन मिरर होता है बेसिकली वो जो इमेज बनाता है
कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। यदि इमेज सीधा है तो कैसा होगा, आभासी होगा, इमेजिनरी होगा। और हमेशा कैसा बनाता है, ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनाता है, वस्तु के कैसा बनाता है, बराबर बनाता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि कोई प्लेन मिरर रियल इमेज बनाए, इमेजिनरी इमेज बनाने की जगह कैसा बनाए, वो रियल यदि बनाना चाहे तो कौन सी कंडीशन यहाँ से उसके लिए काम करेगी, कौन सी कंडीशन होना चाहिए कि वो रियल इमेज बनाए। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्लेन मिरर होता है उसके ऊपर आने वाला जो लाइट होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग लाइट होता है, या डाइवर्जिंग रेज उसके ऊपर गिरती है, तो हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है बच्चों, आभासी बनता है, इमेजिनरी बनता है। लेकिन यदि किसी प्लेन मिरर के ऊपर हम बात करें कि यदि किसी प्लेन मिरर के ऊपर कंजर्विंग की प्रोसेस हो, कंजर्विंग की प्रोसेस मतलब अभिसार की प्रक्रिया हो, अभिसार की प्रक्रिया हो, तो वो क्या कर सकता है, रियल इमेज क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, रियल इमेज क्या कर सकता है, बना सकता है। यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश कैसा होगा, अभिसारी होगा, तो कैसा बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। इफ द रेज इंसिडेंट ऑफ द मिरर आर कंजर्विंग, यदि वो कैसा होगा, अभिसारी होगा, उसके ऊपर गिरने वाले रेज, तो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अदरवाइज हमेशा जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, इमेजिनरी इमेज फॉर्म करता है, जो कि हमारे घरों में देखते हैं। घरों के अंदर जब हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो कौन सा इमेज होता, कौन सा मिरर होता है, वो प्लेन मिरर होता है, जो कि कैसा इमेज बनाता है, इमेजिनरी इमेज बनाता है, कभी भी रियल इमेज नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं, ये किस कंडीशन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, या हम बात करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी धातु के ऊपर प्रकाश के आपतन पर, प्रकाश जैसे ही गिरता है तो उस धातु से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। किसी भी धातु पर प्रकाश के गिरने पर उस धातु से इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना, उत्सर्जित होना, क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब इस कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में क्या होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक आवश्यक चीज होती है कि जो प्रकाश की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी है, वो दहली फ्रिक्वेंसी से, यानी कि दहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित हो पाएगा। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन है इसके सरफेस पर आकर रुक जाएगा, इसको पार नहीं कर पाएगा। इसको पार करने के लिए इसको क्या चाहिए, दहली आवृत्ति से अधिक फ्रिक्वेंसी क्या चाहिए, प्रकाश की चाहिए। लाइट का जो फ्रिक्वेंसी हो, दहली आवृत्ति, जो दहली फ्रिक्वेंसी है उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, केवल तब जब आपतित विकिरण की आवृत्ति एक अवसीमा आवृत्ति से अधिक होगी। जब आपतित प्रकाश, जो आने वाला प्रकाश है, इंसिडेंट रे होगी, उसका जो फ्रिक्वेंसी वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड, यानी कि हमारी दहली आवृत्ति, जिस तरह से मैंने समझा, दहली आवृत्ति से अधिक होने पर ही क्या होगा, दहली आवृत्ति से अधिक होने पर ही क्या होगा, प्रकाश के इलेक्ट्रॉन, ये धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। कौन सा ऑप्शन मैच करता है, फर्स्ट ऑप्शन। ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज अबव एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि उसका आपतित विकिरण की आवृत्ति जो किससे होना चाहिए, अवसीमा की आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या नाभिकीय बल जो होते हैं सबसे प्रबल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आप लोगों को बताया अर्थ में अभी तक हमने कितने तरह के फोर्स को इन्वेंट किया हुआ है, 4 टाइप के फोर्स को हमने इन्वेंट किया गया। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहला कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड कौन सा बताया गया बच्चों आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ फोर्स जो बताया जाता है हमें, कौन सा बताया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बताया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे अर्थ में अभी तक कितने तरह के फोर्स डिस्क्राइब किया गया, इन्वेंट किया गया, 4 टाइप के। पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, सेकंड वीक न्यूक्लियर, थर्ड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फोर्थ जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बारे में यह बताया जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है केवल 10⁻⁻15 मीटर की रेंज पर ही काम करता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम कर सकता है। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी पर, सन के थ्रू अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, या फिर कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल होती है। इसका जो लिमिट होता है बहुत छोटी डिस्टेंस पर होता है। कहें कि हमारे जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि नाभिकीय बल जो होते हैं सबसे प्रबल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं।
सेकंड क्या दिया गया, नाभिकीय बलों की परास अत्यंत लघु होती है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी कि बहुत छोटी डिस्टेंस पे काम करते हैं। बिल्कुल सही बात, सबसे छोटी डिस्टेंस लगभग 1 फर्मी के इक्वल होता है। सबसे छोटी डिस्टेंस अभी तक की जो बताई गई कितनी बताई गई, 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल्स कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। इतनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ये क्या करता है, काम करता है। तो बिल्कुल सही बात है सेकंड ऑप्शन, नाभिकीय बलों की परास जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। तीसरा जो दिया गया वो क्या दिया गया, नाभिकीय बल न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल गलत बात है, नाभिकीय बल कभी भी न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर नहीं बढ़ता है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत जा रहा है, सी वाला। डी वाले स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। नाभिकीय बल पायन के विनिमय से उत्पन्न होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है, नाभिकीय बल जो होते हैं किसकी सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, पॉयन के विनिमय से। तो कौन सा ऑप्शन गलत बैठता है कि भाई नाभिकीय बल जो होते हैं न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है, कभी नहीं। यदि बहुत सारे न्यूक्लियन भी हैं तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, सेम क्वांटिटी में क्या होगा, सबके ऊपर क्या होने लगेगा, लागू होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता, कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है, सी वाला। कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है, सी वाला। क्या ऑप्शन बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इंक्रीज। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के नंबर इंक्रीज करने पर कभी भी न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज नहीं होता है। जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आज का 25th नंबर क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह से दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। तो ध्यान दिया जाए, कौन सी किरणें, अल्फा रेज जो होती हैं वो तो क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करती है बच्चों, रिफ्लेक्ट होती हैं। डिफ्लेक्ट किसकी तरफ होती हैं, अल्फा रेज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। बीटा रेज जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो भी क्या करती हैं, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। लेकिन ध्यान देना, गामा रेज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती। यदि देखें हम बेसिकली, तो रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बोला था कि जब किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस निकलता है तो रेडिएशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट रेडिएशन जो होता है वो अल्फा रेडिएशन होता है, सेकंड रेडिएशन जो होता है वो बीटा रेडिएशन होता है, और थर्ड रेडिएशन जो होता है वो कौन सा होता है, गामा रेडिएशन होता है। कौन सा होता है, गामा रेडिएशन। अल्फा जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि गामा जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या नहीं कर सकता है, डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, विक्षेपित नहीं हो सकता। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बीटा की तरफ नेगेटिव होने के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। धनात्मक किरणें यानी कि पॉजिटिव रेस तो ऑलरेडी चार्जेस के साथ होती है, ये भी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन गामा रेस पर कोई चार्ज नहीं, गामा रेस पर चार्ज नहीं होने के कारण ये कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कौन से रे है ऐसी, इनमें से कौन सा रे दिया गया है जो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, गामा रे कभी भी किसकी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन, ये आपका सीरीज का 5th पार्ट था जिसमें आपको काफ़ी सारे 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी एग्जाम के अंदर, यदि इस सीरीज़ के साथ आप जुड़ते हैं तो। सीरीज़ का 6th पार्ट आप लोगों के लिए जल्द हम लेके आने की कोशिश करेंगे। 6 पार्ट के साथ आप लोग जुड़े रहिए। यदि आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट आपका क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, उसका आंसर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।